नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी समेत प्रदेश भर की जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। स्कूल सफाई कर्मचारी संघ बगिया में करेगा मुख्यमंत्री का घेराव। 15 जून से जारी है बेमियादी हड़ताल, स्कूलों की सफाई व्यवस्था हुई ठप। तारबहार पुलिस ने बड़े जुआरियों के रंग को कर दिया भंग। 6 गिरफ्तार, 5 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल का करीबी व्यवसायी हुआ गिरफ्तार। ठगी के मामले में लंबे समय से था फरार। और शिक्षक बनने के लिए बीएलएड डीएलएड कोर्स के पीछे भागे प्रतिभागी। सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय में मची सीटों की मारामारी। तो ये थी आज की हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी 15 जून से काम ठप करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बिलासपुर संभाग के कर्मचारियों ने 23 जुलाई को बिलासपुर में प्रदर्शन किया। वे 1 जुलाई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जशपुर स्थित बगिया निवास का घेराव करेंगे। पूर्णकालीन कलेक्टर दर वेतन भुगतान करने युक्तियुक्तकरण के तहत स्कूलों में समायोजन की मांग को लेकर 15 जून से स्कूल सफाई कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर हैं। संघ के सदस्यों ने बताया कि राज्य के सरकारी स्कूलों में वे 15 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अंशकालीन मानकर केवल 2 घंटे सुबह 10 से 12 बजे तक कार्य करने की एवज में 3000 से 3400 रुपए प्रति माह मानदेय वेतन भुगतान किया जाता है, जबकि कई स्कूलों में दिन भर कार्य लिया जाता है, जिससे उनकी एक दिन की मजदूरी मार खा जाती है। जबकि पूर्ण कलेक्टर दर 12,000 रुपए मासिक दर है। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने चुनावी वादे में मोदी की गारंटी के तहत 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मानदेय में वृद्धि करने की बात कही गई थी, मगर आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। घोषणा पत्र में लिखा था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 100 दिन के अंदर में पूर्णकालीन और 50% बढ़ाएंगे करके। न आज 200 दिन हो गए हैं, न पूर्णकालीन हुआ है, न 50% बढ़ा है। वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 2025 में 10,463 सफाई कर्मचारियों की नौकरी में लात मारने का काम कर रहा है, जिसमें अभी तक के उसको जिस बच्चों को दूसरे स्कूल में मर्ज किया जा रहा है उस स्कूल में हमारे सफाई कर्मचारी को भी मर्ज किया जाए। हमारी यही मांग है। अगर 30 जून तक के हमारे मांग पूरा नहीं होते हैं तो फिर 1 जुलाई से पद यात्रा करके हम लोग रायपुर में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसके जवाबदार शासन प्रशासन रहेगी। संभाग स्तरीय धरना है जिसमें हमारे संभाग के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा, मुंगेली सभी जिला से आए हुए हैं। हम सरकार से लगातार मांग मनवाने के लिए जो मोदी गारंटी में वादा किया था उसको 100 दिन में वादा किया था कि आपके मानदेय वृद्धि किया जाएगा। इनको पूरा कराने के लिए अभी 6 तारीख को हम लोग जिला में, 2 तारीख को ब्लॉक में और 10 तारीख को तूता में, आज 23 तारीख को संभाग में चल रहा है। कल 24 तारीख को रायपुर संभाग है, 25 को सरगुजा में है, 30 तारीख को दुर्ग में है। संभाग स्तरीय चल रहे हैं। सरकार से एक ही निवेदन है कि जो लंबित मांग है 15 वर्षों से उसको पूरा किया जाए। पूर्णकालीन कलेक्टर दर और जो राज्य सरकार द्वारा भी वर्तमान में 2025 में 10,463 स्कूल युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है, उस कर्मचारी को बेदखल न किया जाए अथवा रखा जाए। यदि राज्य सरकार हमारी 30 तक मांग पूरी नहीं करती है जून तक, तो हम लोग 1 तारीख को राजधानी कूच करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिसमें सभी संभाग में हजारों की संख्या में कर्मचारी जाएंगे। अब ज्ञापन का खेल बहुत हो गया, अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे मुख्य मांग है कि हमें भी तक पद दिया जाए और हमें मतलब हम काम भले से हमारी 2 घंटे का है, लेकिन हर जगह में तो हम पूरे दिन भर रहते हैं। हर काम हमें भी तक दिया जाता है, इसलिए कि हम लोग का काम पूरे कालीन दिया जाए और कलेक्टर दर में भी दिया जाए और जितना जल्दी हो सके हम लोग को भी पद दिया जाए। क्या कुछ दिक्कतें सामने आ रही है? मांग कोई नहीं, तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे हम राज्य में अब देखेंगे और राज्य में नहीं होगा दिल्ली तक जाएंगे। स्कूल सफाई कर्मचारियों का केवल 2 घंटा साफ सफाई कार्य करना निर्धारित है, पर अधिकतर स्कूलों में भृत्य चपरासी नहीं होने से उनके सभी काम स्कूल सफाई कर्मचारियों को ही करना पड़ता है। इस प्रकार पूरा दिन स्कूलों में व्यतीत करने के बाद भी काम की एवज में उन्हें प्रतिमाह 3000 रुपए से लेकर 3500 रुपए मानदेय भुगतान किया जाता है। यह इस महंगाई भरे दौर में बहुत कम है। युक्तियुक्तकरण 2025 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है, जिसके तहत
शिक्षकों, भृत्यों, बच्चों को विद्यालयों में समायोजित किया है। इस प्रकार स्कूल सफाई कर्मचारी को यथावत रखने की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेशित करने की मांग की गई। संघ ने कहा है कि पूरे राज्य के 43,301 स्कूल सफाई कर्मचारी कार्यरत है, जिसमें प्रदेश भर में 10,463 स्कूल सफाई कर्मचारी को यथावत रखने की मांग की है। यही नहीं, प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदयात्रा कर रायपुर में प्रदेश भर के 43,301 स्कूल सफाई कर्मचारी बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारियां में हैं। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने राजस्व विभाग की अतिरिक्त कलेक्टर ज्योति पटेल पर सीनियर लिपिक से अभद्रता करने की शिकायत की है। जी हां, संघ ने उन्हें दूसरी जगह ट्रांसफर करने की मांग की है। साथ ही इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होने पर हड़ताल की चेतावनी दी गई है। संघ के लिपिक कर्मचारियों ने इस घटना पर आक्रोश जताते हुए कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन भी किया। अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर ज्योति पटेल के द्वारा लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारियों को निरंतर प्रताड़ित करने एवं अभद्र भाषा के प्रयोग पर रोक लगाने और कार्रवाई करने को लेकर संघ ने मांग की है। संघ के प्रदेश महामंत्री सुनील यादव ने बताया कि मैडम अपनी मातहत कर्मचारियों से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए प्रताड़ित करती है, जिससे राजस्व विभाग में कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारियों के कार्य व मनोदशा पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के इसमें 54 विभाग आते हैं। हमारे सभी विभागों में काम बढ़िया सुचारू रूप से चल रहा है। शासन की जो नियम है और निर्देश है उनका हम सभी लिपिक वर्ग पालन करते हैं और शासन की सभी योजनाओं का अमली जामा पहनाते हैं। सुबह से लेकर के 10 से 5:30-6 बजे तक काम करते हैं और समय पड़ता तो और अधिक समय भी हम काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ राजस्व विभाग की अभी श्रीमती ज्योति पटेल अतिरिक्त कलेक्टर महोदया है, उनके द्वारा विगत 2-3 महीनों से लगातार शिकायत आ रही थी संगठन को कि उनके द्वारा व्यवहार जो है लिपिकों के साथ ठीक से नहीं किया जा रहा है। अब अभी कलेक्टर साहब से भी बात किए हैं तो बता रहे हैं काम का दबाव है। महोदय जी से हमने निवेदन किया, काम का दबाव अलग है, लेकिन जो बुजुर्ग कर्मचारी हैं या जो बड़े लिपिक सीनियर हैं उनके साथ कम से कम अभद्रतापूर्वक व्यवहार ना करें। किन्हीं को भी कोई भी अपशब्द कहने का शासन ने किन्हीं को भी अधिकार नहीं दिया है। ऐसे समय में हमारी मांग है शासन की नीति नियमों के तहत में आप भी सिविल सेवा आचरण संहिता से ही आप भी शासित होते हैं और हमारे भृत्य से लेकर के लिपिक और सारे कर्मचारी तृतीय चतुर्थ श्रेणी सभी लोग उसी सिविल सेवा आचरण नियम से पालित होते हैं, शासित होते हैं। तो ऐसे समय में हमारी मांग है कि शासन जब कहीं भेदभाव नहीं कर रही तो आपको किसी को भी किसी के साथ भेदभाव करने का किसी ने अधिकार नहीं दिया है। हमारा निवेदन है यदि आप व्यवहार में सुधार नहीं आता तो ऐसे प्रभार को उनका बदला जाए या तो अन्यत्र स्थानांतरण किया जाए। बिलासपुर जो शांति का टापू है, ऐसे समय में ऐसे तानाशाही अफसरशाही लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ नहीं चलेगा। यदि समय आया तो उच्च कार्यालय में भी हम बात करेंगे और हड़ताल की स्थिति निर्मित होती है तो फिर हड़ताल भी करेंगे। संघ के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार, संभागायुक्त और कलेक्टर से मांग की है कि ज्योति पटेल अतिरिक्त कलेक्टर को बिलासपुर से हटाया जाए ताकि बिलासपुर में कार्यरत कर्मचारियों की मनोदशा पर विपरीत प्रभाव न पड़े, वे अपने शासकीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर सके। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में युवा कांग्रेस प्रभारी राकेश शर्मा ने बेलतरा युवा कांग्रेस की बैठक ली है, जिसमें 25 जून को शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण के नाम पर राज्य सरकार द्वारा 10,463 स्कूलों को बंद करने और 45,000 से अधिक शिक्षक पद समाप्त करने के विरोध में डीईओ कार्यालय घेराव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में राकेश शर्मा ने केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर तीखा हमला भी किया। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंग्रेजी भाषा के खिलाफ बयान देना देश को विकास की दौड़ से पीछे ले जाने जैसा है। अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए, लेकिन विश्व में मान्य भाषाओं को नजरअंदाज करना भारत को वैश्विक मंच से अलग थलग कर देना है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार स्कूलों को बंद कर प्रदेश के शिक्षा तंत्र को खत्म करने पर आमदा है, जिससे बस्तर, जशपुर और अंबिकापुर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि स्कूल बंद करना समस्या का हल नहीं है, बल्कि सरकार को प्रयास करना चाहिए कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कैसे बढ़े। कांग्रेस के उप कार्यालय में एक बैठक हुई जिसमें विधानसभा के दोनों अध्यक्ष यहाँ उपस्थित थे। उनसे चर्चा की गई कि 25 तारीख को युक्तियुक्तिकरण की जो गंभीर आरोप कांग्रेस उनको लगा रही है और सत्य है कि शिक्षा के मंदिर को शिक्षा के जो उन्मुक्त और खुला और सभी को शिक्षा का अधिकार है, इसका कांग्रेस का शुरू से नारा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी युक्तियुक्तिकरण कर
अपने अधिनायकवाद का परिचय दे रही, जिसके खिलाफ में यूथ कांग्रेस जिम्मेदारी से खड़े होगी और उनके सभी विधानसभा के साथी यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी जो पूर्व पार्षद चुनाव लड़े हैं, सारे लोग 25 तारीख को 12 बजे कांग्रेस भवन उपस्थित होंगे और सरकार के खिलाफ बुलंद आवाज उठाएंगे। यूथ कांग्रेस के उप कार्यालय में सीनियरों के पश्चात मीटिंग हुई है। 25 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें यूथ कांग्रेस की ज्यादा से ज्यादा संख्या में भागीदारी रहेगी और मजबूती से हम आगे बीजेपी के हर नाकाम इरादों पे खड़े रहेंगे और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी बिलासपुर के द्वारा जिले के सहकारी समितियों में डीएपी खाद की कमी और अमानक बीज पर बिलासपुर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए ताकि किसानों की चिंता दूर हो सके। मालूम हो कि वर्तमान में डीएपी की कमी से किसानों को परेशानियां हो रही है। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी सोसाइटियों में खाद की कमी इन दिनों देखी जा रही है, जिससे राज्य के किसान परेशान हैं। निजी विक्रेताओं द्वारा अमानक बीज बिक्री संबंधित कृषि विभाग की टीम कई जगहों पर प्रतिष्ठानों पर दबिश तो दे रही है, लेकिन इस खरीफ सीजन में कृषि विभाग के द्वारा नकली खाद और बीज की आशंका पर खानापूर्ति ही की जा रही है। आपके पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि विभाग के जांच दल की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। संबंधित विक्रेताओं के द्वारा किसानों को निर्धारित प्रारूप में बिक्री रसीद बिल नहीं दिया जा रहा था और न ही बीज की कीमत और मात्रा को लेकर कोई सूचना दीवार पर चस्पा की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न विकास खंडों में किसानों को झांसा दे नकली खाद और बीज थमाने का खेल शुरू हो गया है। संगठन के सदस्यों ने कहा कि अगर सरकार किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देगी तो आगे चलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की बिलासपुर इकाई जो है किसानों की समस्या को लेकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आई है। बारिश का समय है, खेती का समय आ गया है। इसी फसल के भरोसे सारा साल चलता है कई किसानों का, और सरकारी जो व्यवस्था करनी थी बीज और खाद की सरकार ने नहीं की है। सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, इनके मंत्री जो हैं वो मदमस्त हैं और अधिकारी भी जो हैं वो भी मदमस्त हैं। अधिकारियों की लापरवाही के कारण गरीब किसान को बाजार से बीज और खाद लेना पड़ रहा है और नकली बीज और नकली खाद दिया जा रहा है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। कल ही एक रेड हुई और 4 दुकानों में छापा मार के नकली बीज खाद पकड़ा गया। अभी तक धान उगाने के लिए न बीज और न खाद उसकी उचित व्यवस्था कर चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी किसान के संग खड़ा हुआ है और उसकी लड़ाई लड़ने को तैयार है। आज हम लोग कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि किसानों को उनको पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि बड़े बड़े जो डीलर हैं वो हाईजेक कर ले रहे हैं और हाईजेक करने के बाद क्या करते हैं उसको महंगा रेट में किसानों को मजबूर करते हैं महंगा रेट में देने के, क्योंकि सरकारी संस्थाओं पे नहीं मिल पाएगा। तो किसान को तो क्या खेती करना है, बारिश होगा खेती करना है, तो खेती करना है तो हमको खाद और उनको बीज जरूरत पड़ेगा। और जब अवेलेबल नहीं करा पाएंगे सरकार तो फिर बाहर से लेना पड़ेगा। तो हम मांग करने आए हैं कि सही तरीके से वहाँ पर अवेलेबल हो और किसानों को बीज और खाद उनको अच्छी पर्याप्त मात्रा में मिले। की जगह यूरिया और पोटास को उपयोग कीजिए तो क्या लगता है इससे पूरी की जा सकती है? नहीं, यूरिया और पोटास से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डीएपी से फसल अच्छा होता है और फसल अगर अच्छा किसान को चाहिए तो डीएपी उनको देना पड़ेगा। और इसी का हम मांग करते हैं कि भाई डीएपी अवेलेबल कराए और अच्छे से पर्याप्त मात्रा में दे। आगे का हमारा आम आदमी पार्टी से हम आगे प्रदर्शन करेंगे अगर मांग पूरा नहीं होता है तो, और इसमें किसान भी बहुत संख्या में आएंगे। धान सहित अन्य बीज भी तय कीमत से अधिक दर पर बेचे जा रहे हैं। संगठन का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद अधिकारी इस ओर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। कभी कभार सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। गड़बड़ी मिलने के बावजूद संबंधितों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। साथ ही राज्य के कृषि विभाग से जिले के किसानों को पर्याप्त बीज और खाद की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की गई है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन।
जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अग्रवाल सभा के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होने पर विजय अग्रवाल जी को ग्रैंड परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के होटल टाइम स्क्वायर में जुआ खेलते हुए 6 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। जी हां, पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में नकदी और ताश के पत्ते जब्त किए हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद होटल टाइम स्क्वायर के बंद कमरे में पुलिस और ACCU की संयुक्त टीम ने दबिश दी। मौके पर सतीश गुप्ता, श्रवण श्रीवास्तव, सुरेश कुमार, नरेश गुप्ता, अमित सिंह और शांतनु खंडेलवाल ताश के पत्तों से जुआ खेलते पाए गए। सभी आरोपी बिलासपुर के अलग अलग क्षेत्रों के निवासी हैं, जो होटल के कमरे में जमा होकर जुआ खेल रहे थे। तारबार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तारबार थाना क्षेत्र स्थित एक निजी होटल टाइम स्क्वायर के परिसर में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, जिस पर तारबार पुलिस तथा ACCU की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई, जिसमें 6 आरोपी जुआ खेलते हुए पकड़े गए, जिनमें पुलिस के द्वारा थाना लाकर विधिवत कार्रवाई की गई तथा उनसे 5,16,000 रुपये की राशि जब्त की गई है तथा पुलिस के द्वारा इस मामले में होटल के मैनेजर को भी नोटिस जारी कर आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी करते हुए मौके से 52 पत्तियों की ताश और कुल 5,16,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने विधिवत कार्रवाई कर सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान से हुई चोरी के मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए चंद घंटों के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शिव शक्ति नगर घुरू निवासी प्रशांत कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके मकान में वायरिंग और पुट्टी का काम चल रहा था, जिसके लिए उन्होंने 14 बंडल वायर, पुट्टी मिक्सचर मशीन, ब्लेंडर मशीन और 5 स्टील के नल, कुल कीमत लगभग 52,000 रुपए लाकर रखे थे। 20 जून की शाम जब वे मकान पहुंचे तो कमरे का ताला टूटा मिला और सामान भी गायब था। शिकायत दर्ज होते ही जांच टीम सक्रिय हुई और सूचना तंत्र की मदद से संदेही सुभाष सतनामी को हिरासत में लिया गया। शुरुआत में गुमराह करने की कोशिश के बाद आरोपी ने चोरी स्वीकार कर ली और उसकी निशानदेही पर किया गया पूरा सामान भी बरामद कर लिया गया। इस त्वरित कार्रवाई के चलते FIR दर्ज होने के कुछ ही घंटों में न सिर्फ आरोपी गिरफ्तार हुआ, बल्कि पूरा चोरी किया गया सामान भी सुरक्षित वापस मिल गया है। इधर बिलासपुर में 22 जून को पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के तहत जिले भर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई की गई। इस अभियान में 12 स्थायी वारंट और 28 गिरफ्तारी वारंट समेत कुल 40 वारंट तामील किए गए। वहीं 133 गुंडा और निगरानी बदमाशों को चेक भी किया गया। वारंटियों की धरपकड़ के साथ साथ प्रमुख बदमाशों को थाने तलब कर उनकी गतिविधियों की समीक्षा की गई। थानों में नियमित रूप से हाजिरी न देने वाले निगरानी बदमाशों के निवास स्थान पर जाकर जांच की गई, जबकि 16 संदिग्धों को दस्तावेजों की जांच के लिए थाने लाया गया। संदिग्धों से पूछताछ के दौरान उनके फिंगरप्रिंट लेकर ICJS पोर्टल के माध्यम से उनका रिकॉर्ड खंगाला गया। वहीं अवैध तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों को भी पहचान सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। ये अभियान असामाजिक तत्वों पर निगरानी बढ़ाने, बदमाशों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया गया, जो जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है। पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया गया था और लगभग 24 घंटे में अभी तक में करीब 44 से अधिक गिरफ्तारी वारंट, स्थायी वारंटी पकड़े गए हैं। 133 गुंडे बदमाशों की जांच की गई है। लगातार जांच के लिए टीमें बनाकर भेजी गई और इसके अलावा कई ऐसे निगरानी बदमाश हैं, गुंडे बदमाश हैं जो पुलिस की नज़र से बाहर थे। उन सभी को पकड़ा गया है। उनके खिलाफ और भी विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। इनमें से कई ऐसे गुंडे बदमाश हैं जिनका जिला बदर प्रशासन के द्वारा आदेशित किया गया है। उनको भी चेक किया गया कि वो कहीं इस दौरान यहाँ पर उपस्थित तो नहीं है। इस प्रकार सघन रूप से चेकिंग की गई है। गुंडे बदमाशों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। चेकिंग की जा रही है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने वालों की, जिसमें कि एक्सीडेंट बहुत खतरनाक तरीके से हो रहा है, तो उसको भी रोकने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई
की गई है। छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग ने न्यायिक व्यवस्था को तकनीकी रूप देते हुए एक नई पहल की है। बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में ई हियरिंग सुविधा की विधिवत शुरुआत की गई। इस ऐतिहासिक मौके पर राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गौतम चौरड़िया और जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल मंच पर मौजूद रहे। इस पहल से अब उपभोक्ता न्यायालय में पक्षकार और अधिवक्ता बिना कोर्ट पहुंचे ही घर बैठे ही सुनवाई में शामिल हो सकेंगे। देश में उपभोक्ता मामलों में ई हियरिंग शुरू करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है और अब इसे प्रदेश के 17 जिलों में लागू किया जाएगा। इसे पक्षकारों और वकीलों के लिए बेहद उपयोगी सुविधा बताया गया है। इस नई सुविधा से व्यक्ति दूरी या व्यस्तता के बावजूद सुनवाई में हिस्सा ले सकेंगे। देखिए, ये जनता का पैसा है तो मितव्यता तो हम सबका दायित्व है। रहा सवाल कि कैसे हो, तो छत्तीसगढ़ शासन को हमने एक प्रपोजल भेजा था कि हम पूरे इस राज्य में 17 जिलों में ये लागू करना चाहते हैं कि ई हियरिंग हो, और ई फाइलिंग पहले से चालू थी तो बहुत बड़ा बजट नहीं था कि जिससे गवर्नमेंट के लिए कोई समस्या होती, और गवर्नमेंट ने हमको इस बजट में सैंक्शन किया और उससे जितना सैंक्शन किया है उससे आधे से कम में हमने काम किया है। कोशिश की कि जिससे कम बचत से काम कर सकें। और सबसे बड़ी चीज़ कि छत्तीसगढ़ मूलतः जैसा मैं जानता हूँ 48 से 50% आबादी जो है मज़दूरों की, किसानों की है, उससे ज़्यादा है, और आदिवासी क्षेत्र बहुत है जो दूरस्थ स्थिति पे हैं, तो उनको यहाँ आना बहुत मुश्किल पड़ता है। अब मान लीजिए 10,000 का मोबाइल का केस है या कोई बीज का कहीं फसल बीमा का मामला है, अब 10,000 5,000 के लिए वो कोर्टों में दूर तक आएँ, उसका जो एक्सपेंसेस है बहुत ज़्यादा था। तो उस दृष्टि से ई हियरिंग बहुत अच्छा सिस्टम है, जनता को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बस एक ही प्रार्थना है, इसका भरपूर लाभ लें, क्योंकि उन्हीं के लिए है, जनता के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। और अधिवक्ताओं को भी कम खर्च में जहाँ हैं वहीं बैठकर बहस कर सकते हैं। और कंज्यूमर के केसेस बहुत सिंपल नेचर के होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेयर आते हैं, तो आसानी से आप अपनी बात कह सकते हैं। सभी जिला उपभोक्ता आयोग में ये ई हियरिंग की सुविधा प्रारंभ होने जा रही है, और दूसरा जिला है ये कहा जाए रायपुर के बाद जहां ई हियरिंग प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। कितने उपभोक्ता को ये है कि एक तो ई फाइलिंग की सुविधा शुरू में चालू हो चुकी है कि अब पक्षकारों को यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होना पड़ेगा, जहाँ पे है वहीं पर भी ई जागृति के माध्यम से ई फाइलिंग सुविधा पहले से भी उपलब्ध थी। अब ई हियरिंग की सुविधा है। अब यहाँ मान लीजिए 40-50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर से या छत्तीसगढ़ के किसी भी जगह से अगर जुड़ के यहाँ ई हियरिंग के माध्यम से अपनी बातें रख सकते हैं, वहाँ यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उनको उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। सर, जिला उपभोक्ता फोरम में अब तक के जब जनवरी 2023 में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल जी और सदस्य आलोक पांडे और पूर्णिमा सिंह के पूर्व में नियुक्ति होने से पूर्व में 1300 से ज्यादा मूल प्रकरण लंबित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल ने कहा कि ई हियरिंग से नागरिकों को न्यायालयों तक पहुंचना अब और आसान होगा। इससे प्रकरणों का ऑनलाइन रिकॉर्ड, ई फाइलिंग और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इस नवाचार से समय और पैसे की बचत होगी, जिससे अधिवक्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अग्रवाल सभा के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होने पर विजय अग्रवाल जी को ग्रैंड परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।
रायपुर पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले के श्रीवास्तव को भोपाल के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। उस पर रायपुर के तेलीबांधा थाने में 500 करोड़ रुपए के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का ठेका दिलवाने का झांसा देकर दिल्ली की एक कंपनी से 15 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। ये ठगी के श्रीवास्तव और उसकी पत्नी कंचन श्रीवास्तव ने मिलकर की थी। एफआईआर के मुताबिक श्रीवास्तव ने खुद को सरकार से जुड़ा और ऊंची पहुंच वाला बताते हुए दिल्ली के रावत एसोसिएट्स के मालिक को प्रदेश के सबसे बड़े नेता से भी मिलवाया था, जिससे भरोसा और मजबूत हुआ। रकम ठगी के बाद जब ठेका नहीं मिला और पैसे मांगे गए, ना तो राशि लौटाई गई, ना ही दिए गए चेक सही निकले। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि ठगी की राशि उन खातों में भेजी गई थी जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉय के नाम पर थे। 10 महीने से फरार के और उनकी पत्नी की जमानत याचिका पहले जिला न्यायालय और फिर हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी थी। भगोड़ा घोषित हो चुके के श्रीवास्तव पर इनाम भी घोषित था और मामला अब ईडी तक पहुंच गया है। कोटा थाना क्षेत्र स्थित एक ढाबे में अवैध रूप से शराब सेवन कराए जाने की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम ने दबिश देकर ढाबा संचालक को गिरफ्तार किया। मामले में चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि कोटा स्थित राजस्थानी ढाबा में शराब सेवन के लिए सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस पूरे मामले के आधार पर टीम ने मौके पर छापेमारी भी की, जहां ढाबा संचालक रमेश मेघवाल को शराब सेवन की सामग्री देते हुए पकड़ा गया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। बाद में जमानत पर छोड़े गए आरोपी द्वारा गवाहों को डराने धमकाने की शिकायत पर बीएनएसएस की धारा 170, 126 और 135 के तहत भी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनीश सिंह के संयुक्त निर्देश पर बिलासपुर में खनिज राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर 16 जून 2025 को संयुक्त कार्रवाई की गई थी। संयुक्त कार्रवाई में खनिज रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते वाहनों को पकड़ा गया था। उक्त वाहनों के विरुद्ध 10 पुलिस थानों चौकियों में जब्त किए गए 56 वाहनों के चालकों व मालिकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें थाना सरकंडा में 2 हाईवा वाहन, थाना सिविल लाइन में 3 ट्रैक्टर में ट्रॉली, थाना चुकरभाटा में 4 ट्रैक्टर में ट्रॉली, जूनापारा चौकी में 2 हाईवा, हिर्री थाना में 2 ट्रैक्टर में ट्रॉली, कोनी थाना में 6 ट्रॉली, थाना पचपेड़ी में 7 हाईवा व 3 ट्रैक्टर में ट्रॉली, थाना मस्तूरी में 3 ट्रैक्टर में ट्रॉली, थाना कोटा में 11 ट्रॉली एवं चौकी बिलगहना में 1 पोकलेन मशीन, 1 जेसीबी और 8 ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ही जो चालक थे और मालिक जो थे उनके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज किया गया है। कार्यवाही में संलिप्त वाहन चालकों मालिकों के विरुद्ध खान एवं खनिज अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। ये पिछले 1 सप्ताह पहले हम लोगों ने प्रशासन और पुलिस, माइनिंग सभी की करीब 80-90 टीमें थी, उन्होंने रेड मारा था। रेड में सारी गाड़ियां जब्त हुई थी और अभी पिछले 3 दिन में लगातार 31 एफआईआर इन वाहन मालिकों और गाड़ी नंबरों के आधार पर कार्रवाई की गई है। लगभग 600 टन से अधिक रेत जब्त की गई है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। किसी भी हालत में ऐसी अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन, पुलिस और सभी अदर डिपार्टमेंट वो सभी इस पर निगरानी रख रहा है और लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। सकरी थाना क्षेत्र में महिला से छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, आप सभी को बता दें कि घटना 22 जून की रात की है, जब एक महिला अपने बच्चे के साथ घर में सो रही थी। देर रात करीब 1:40 में एक युवक खिड़की से घर में घुसा और महिला के साथ अश्लील हरकत करने लगा। महिला ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा तो सामने पड़ोसी युवक राजेश सोनवानी था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सक्रियता दिखाते हुए पुलिस टीम ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स,
Best classroom facility. Admissions open. जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अग्रवाल सभा के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होने पर विजय अग्रवाल जी को ग्रैंड परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अब युवाओं में बीएड के अलावा डीएलएड करने की होड़ लगी हुई है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में इस बार प्रवेश पाना आसान नहीं होगा। जी हां, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में बीएड की 400 सीटों के लिए 14,204 ने तो डीएलएड की 2400 सीटों के लिए 40,560 लोगों ने आवेदन दिया है। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर नई नियमावली तैयार की गई है। इनके अनुसार प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए बीएड डिग्रीधारी आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए डीएलएड मान्य होगा। पिछली कुछ भर्तियों में ये देखा गया है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक भर्ती में ज्यादा पद प्राइमरी टीचर के ही लिए थे। इसे लेकर ही डीएलएड की डिमांड बढ़ी है। इस संबंध में पंडित सुंदरलाल मुक्त यूनिवर्सिटी के परीक्षा कंट्रोलर मनीष कुमार साव ने बताया कि कुछ साल पहले तक डीएलएड की सीटें खाली रह जाती थी। एक समय स्थिति ये भी थी कि जब उन छात्रों को भी एडमिशन का मौका दे दिया जाता था जो प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं होते थे, लेकिन 1-2 साल से स्थिति बदल सी गई है। इसलिए अब सरकारी स्कूलों में डीएलएड के साथ बीएड भी मान्य कर दिया गया है। इस कारण लोगों का रुझान इस ओर ज्यादा नजर आ रहा है। प्री बीएड डीएड के लिए विज्ञापन जारी किया था और अभी संशोधित तिथि 20 जुलाई को रखा है हमने। तो इस बार प्री बीएड के लिए 14,204 आवेदन आए हुए हैं। साथ ही प्री डीएलएड के लिए 40,559 आवेदन आ चुके हैं। जबकि ये संख्या जो हमारे पास सीट हैं बीएड के लिए 500 सीट है और डीएलएड के लिए 2400 सीट है। तो निश्चित रूप से संख्या काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों में शिक्षक बनने के लिए जो उत्साह है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये स्थिति बनी है। कभी ऐसे भी स्थिति आती थी कि प्री बीएड डीएलएड के लिए 2400 सीट कभी भरते नहीं थे। आज 2400 सीट के विरुद्ध 40,559 लोगों ने आवेदन किया है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रतियोगिता कितने कठिन होने वाली है ना। प्राइमरी और मिडिल के लिए जब तक आप डीएलएड की बाध्यता को पार नहीं करेंगे तब तक आप शिक्षक बनने के ख्वाब नहीं दे सकते, है ना। शिक्षक बनने के लिए प्राइमरी और मिडिल के लिए आपको डीएलएड करना ही होगा। पहले सरकारी स्कूलों में प्राइमरी टीचर की भर्ती में डीएलएड के साथ बीएड भी मान्य था। इसके अलावा मिडिल हायर सेकेंडरी स्कूलों की शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री वाले ही पात्र थे। इस कारण से अधिकतर छात्रों का रुझान बीएड की ओर ही था। शिक्षक भर्ती के नए नियम के अनुसार अब बीएड डिग्रीधारी मिडिल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षक और व्याख्याता के लिए पात्र होंगे, जो अब प्राइमरी के लिए नहीं। इसलिए डीएलएड के प्रति इस बार ज्यादा रुझान है। इस साल बीएड और डीएलएड के लिए प्रवेश परीक्षा आगे बढ़ाकर 20 जुलाई रविवार को निर्धारित कर दी गई है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए शासन ने स्कूली बच्चों को राहत देने के लिए 21 जून तक सुबह 11 बजे स्कूल लगाने का आदेश जारी किया था। ये अब समाप्त हो चुका है। जी हां, आपको बता दें, वहीं गर्मी का असर भी कम हुआ है। इसलिए सोमवार में 23 जून से सभी स्कूल अपने पुराने समय में लगने लगे हैं। नया शिक्षा सत्र 16 जून से प्रारंभ हुआ। उस समय भीषण गर्मी पड़ रही थी। इससे छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए पहली पाली सुबह 7:30 से 11:30 और दूसरी पाली 11:15 से 5 बजे तक लगने लगी। राज्य शासन द्वारा शासकीय अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं की कक्षाएं 17 जून से 21 जून तक सुबह 7 बजे से 11 बजे तक संचालित करने का आदेश जारी किया गया था, जो अब 23 जून से कक्षाएं सामान्य दिनों की तरह ही संचालित होने लगी है। आज 23 तारीख है। आज जो आदेश है उसके अनुसार, शासन के आदेश अनुसार आज तक विद्यालय प्रातःकालीन पाली में संचालित हुआ है। लेकिन आगामी दिवसों से शासन का पूर्व में जो आदेश जारी हुआ है स्कूल शिक्षा विभाग का, उसी आदेश से सभी विद्यालय शासकीय और शासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों को पूर्ववत जो आदेश रहा है उसका पालन करते हुए एक पाली वाले
विद्यालय और 2 पाली विद्यालय के लिए जो समय निर्धारित है उस समय अवधि का ही पालन करते हुए विद्यालय संचालित किया जाना है। बहुत अच्छी बात यह है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है बारिश के कारण, अब गर्मी का असर नहीं है, इसलिए पूर्ववत जो समय सारणी है उसी का पालन करते हुए हमारे सभी विद्यालय जिले के संचालित होंगे और अध्ययन अध्यापन का कार्य निर्बाध रूप से संचालित रहे, इसका ध्यान रखें। और इसी बीच हम विभाग के बहुत सारे अधिकारी स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं इस बात के लिए कि विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सर्वोपरि है और बच्चों का जब अध्यापन कार्य इस सत्र के प्रारंभ से ही शुरू होगा तो तिमाही परीक्षा आते आते वो गति पकड़ेगा और तिमाही परीक्षा के पूर्व बच्चों की काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी, जो उस बच्चे का रिजल्ट लाने की दिशा में एक बुनियादी और ठोस प्रयास होगा। यदि हम बुनियाद को मजबूत कर लेते हैं तो आगे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, उसके बाद प्री बोर्ड परीक्षा के लिए और उसके बाद फिर वार्षिक परीक्षा के लिए हम बच्चों को तैयारी कर पाएंगे। मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से, प्राचार्यों से, संस्था के प्रधान पाठकों से अपील करता हूं कि ये केवल अपील ना मान करके इसको पूरे मनोभाव से स्वीकार करें और बच्चों के हित में कार्य करने के लिए सजग हो जाएं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ सुबह पूजा पाठ, हवन और सर्वधर्म प्रार्थना सभा कक्ष में हुआ, जिसमें विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु विश्वविद्यालय की उन्नति और प्रगति के लिए प्रार्थना किए। जी हां, इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने कहा कि भारत की आत्मा उसकी विविधता में एकता है। सर्वधर्म प्रार्थना सभा इसी मूल भावना को पुष्ट करती है। जी हां, आपको बता दें, विश्वविद्यालय ने न केवल शिक्षा का केंद्र है बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना का भी वाहक है। ये हमारे विश्वविद्यालय का 14वां स्थापना दिवस है। आप सभी को पता है कि 2012 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसका नामकरण हुआ। लगातार हम लोग स्थापना से मना रहे हैं। हम 3 दिवसीय कार्यक्रम करते हैं। आज हमने शुभारंभ अपने हवन से किया। ये पहला कार्यक्रम सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की, जिसमें कि इस्लाम धर्म के, ईसाई धर्म के, जैन धर्म के, हिंदू धर्म के सारे लोग आए और बौद्ध धर्म की एक लड़की है जो प्रार्थना करती है हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्थिति से। इस सब लोगों ने अपनी प्रार्थना की, विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए उन्होंने कामना की, इसलिए हम आभार व्यक्त करते हैं। अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारा होगा। कल हमने वीरांगना रानी दुर्गावती पर केंद्रित एक संगोष्ठी रखी है और कल एक कवि सम्मेलन होगा और परसों हमारा समापन का कार्यक्रम, स्थापना दिवस कार्यक्रम होगा। उसमें हमारे स्थानीय नेतागण हैं, आदरणीय चौखन साहू जी, अरुण साहू जी, हमारे विधायकगण प्रशांत शुक्ला जी, आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, धर्मजीत सिंह लोग रहेंगे। लेकिन हमने ब्रह्मोस मिसाइल के एक CEO थे सुधीर शर्मा जी, जो भी DRDO के डायरेक्टर जी हैं, उनको आमंत्रित किया है। वो ऑपरेशन सिंदूर और भारत की जो रक्षा में आत्मनिर्भरता विषय पर व्याख्यान देंगे। तो इस तरह से 3 दिन का हमने अपना कार्यक्रम संजोया है। अभी जो सर्वधर्म प्रार्थना की सभा हुई, इसमें सारे धर्मावलंबियों ने कहा कि भाई भारतवर्ष की जो संस्कृति है उस सबको साथ में लेकर के चलने वाली है। भारतवर्ष महत्वपूर्ण है, राष्ट्र महत्वपूर्ण, हिंदुस्तान महत्वपूर्ण है, इसलिए सबको मिलकर के काम करना चाहिए। इसमें भारतवर्ष का भी हित है, उसमें सभी का हित है। दोनों का जो सर्वभूत हित रता का जो कॉन्सेप्ट है उसको सबने स्थापित किया है। मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को कि वे हमारे विश्वविद्यालय में आएँ और आकर के इसको आशीर्वाद दें और कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता दें। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन।
जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अग्रवाल सभा के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होने पर विजय अग्रवाल जी को ग्रैंड परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।